नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गाल पर एक ज़बरदस्त करारा तमाचा जड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाचा बुलडोज़र न्याय, बुलडोज़र जस्टिस के लिए जड़ा है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार जब तक यहाँ वहाँ बुलडोज़र के ज़रिए करती रहती है, जो कि गैर कानूनी है, जो कि अमानवीय है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो मंगलवार को दिया उसने, उसमें कहा है कि मकानों को विध्वंस करना अमानवीय और गैर कानूनी कार्रवाई है। ये मामला इलाहाबाद का है। इलाहाबाद में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 6 मकानों को गिरा दिया था। 24 घंटे की नोटिस दी गई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्हें ढा दिया गया था और उसके बाद से ये मामला हाई कोर्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बुलडोज़र अन्याय के ख़िलाफ़ ये आदेश दिया है, जिसमें कहा है कि जितने 6 जो मकान ढहे हैं, जिनके 6 व्यक्ति हैं, उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। ये एक बड़ा फैसला है बुलडोज़र अनजस्टिस या बुलडोज़र अन्याय के ख़िलाफ़, जो कि योगी सरकार की ईजाद है। योगी सरकार ने ही बुलडोज़र के ज़रिए ये काम शुरू किया था और अब आज देर आयत दुरुस्त आयत सुप्रीम कोर्ट ने उसे जता दिया है कि ये बुलडोज़र का इस्तेमाल गलत है। हालांकि राज्य सरकारें अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अनदेखी कर रही हैं और उस पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन ये जो मामला हुआ है या जो आदेश आया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक नज़ीर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, ये हाई कोर्ट और निचली अदालतों में भी इसके आधार पर फैसले दिए जा सकेंगे। आपको याद होगा कि 2021 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद में कुछ मकानों को ये कह के गिरवा दिया था कि ये ज़मीन कुख्यात गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद से जुड़ी हुई थी और 2023 में जिसकी पुलिस मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। मैं हत्या कह रहा हूँ, मारा नहीं गया था, हत्या कर दी गई थी, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की मुठभेड़ें फेक एनकाउंटर हैं। उसमें जानबूझकर माहौल बनाकर एक ऐसा फ्रेम करके और हत्याएं की जाती हैं, की गई हैं। तो ये जो अतीक अहमद का मामला था वो भी हुआ था और इसके बाद ताबड़तोड़ ढंग से कार्रवाई की गई थी। मकानों को बिना उचित कार्रवाई के या उचित प्रक्रिया के अंजाम दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना को हैरान करने वाला बताया है और ये कहा है कि ये कानून के शासन के खिलाफ एक गलत संकेत देता है। यानी कानून का राज होना चाहिए किसी भी देश में जहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ संविधान का और कानून का राज चलता है। लेकिन ये जो गतिविधि हुई, ये जिस ढंग से कार्रवाई हुई, वो कानून के राज नहीं होने का संकेत देती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतनी जल्दीबाजी में जो कार्रवाई की गई है ये, और इस मामले में संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं दिखती। जिस तरह से कार्रवाई की उसमें संवेदनशीलता भी नहीं दिखती। अदालत ने कहा कि आश्रय का अधिकार और निष्पक्ष प्रक्रिया जो वो है भारतीय नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स है। निष्पक्ष प्रक्रिया मौलिक अधिकार है और जिन्हें किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों बार बुलडोज़र चलाए गए हैं और बिना प्रक्रिया के चलाए गए हैं, बिना निष्पक्ष प्रक्रिया के चलाए गए हैं और आश्रय के अधिकार को अनदेखा किया गया है। मसलन अगर ये मान भी लें कि किसी एक शख्स ने कुछ गलत काम किया है, उसके घर को ढहाना, जिसमें उसके परिवार के 4, 5, 6 लोग और रहते हैं, उनको आश्रय से बेदखल करना है। अपराध उनका नहीं था, अपराध एक व्यक्ति का था, सज़ा पूरे परिवार को दी गई। ये जो है ये घनघोर आपत्तिजनक है। लेकिन योगी सरकार और खुद
योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बेरहम हैं और उन्हें किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं आता, ख़ास तौर पर अगर वो एक विशेष समुदाय के हों, तब तो वहाँ पर बुलडोज़र जो है वो चलना ही चलना है। अपने लोगों पर, यानी जिन्हें वो अपना कहते हैं हिंदू लोग, उनके घरों परिवारों पर बहुत बहुत कम बुलडोज़र चले हैं। चले भी हैं तो उनके खिलाफ़ जो उनकी विचारधारा से, जो उनकी राजनीति से असहमति प्रकट करते हैं, जो उनका विरोध करते हैं, उनके घरों पर कुछ एक ये चला है। तो ये पूरी जो एक फ़ैसला है, ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब एक नज़ीर बन गई है और एक मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है इस फैसले के ज़रिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत कड़ी टिप्पणियां कर चुका है बुलडोज़र जस्टिस या बुलडोज़र अन्याय के खिलाफ। वो कह चुका है अगर यही करना है तो फिर अदालतों की क्या ज़रूरत है। अदालतें हैं तो अदालतों के ज़रिए न्याय अन्याय तय होगा, सज़ा वहाँ से दी जाएगी, ना कि शासन प्रशासन अपने स्तर पर ये तय कर सकता है कि ये अपराधी है, इसका घर गिरा दीजिए। और यही वजह है कि उसने कुछ समय पहले इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिसमें यह था कि किसी के घर पर बुलडोज़र चलाने या उसका विध्वंस करने के पहले उचित नोटिस देना अनिवार्य होगा। प्रभावित पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने नोटिस भेजा और बुलडोज़र लेकर पहुंच गए और आपने ढा दिया। उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की, न्यायालय में जाने की गुंजाइश रखनी चाहिए। विध्वंस का आदेश अंतिम होने के बाद भी 15 दिन का समय दिया जाए ताकि लोग अपनी आपत्ति दर्ज करके अपनी या फिर अपनी व्यवस्था कर सकें। ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, लेकिन उन गाइडलाइंस का भी कुछ राज्यों ने दुरुपयोग किया है या उनको अनदेखा किया है। जैसे अभी महाराष्ट्र में, नागपुर में गाइडलाइंस का अनदेखा करते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने नागपुर में जो दंगे हुए थे उसमें घरों को गिरफ्तारने का सिलसिला शुरू कर दिया था। जो फ़हीम नामक एक व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार उस पूरे दंगे के प्रकरण का दोषी बताती है, हालांकि उसका इतिहास जो अतीत है वो कुछ दूसरी बात कह रहा है। बहरहाल उसका घर ढा दिया गया और दूसरे घरों को भी ढाने के लिए बुलडोज़र चल पड़े थे, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और वो नहीं हुआ। इसी तरह से एक और महाराष्ट्र में घटना हुई है जहां भी बुलडोज़र का दुरुपयोग किया गया है और योगी आदित्यनाथ भी गाहे बगाहे बुलडोज़र का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। वो परवाह नहीं करते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों निर्देशों के बावजूद योगी आदित्यनाथ मनमानी करते हैं और ये उनकी प्रतिशोध की जो राजनीति है उसका हिस्सा है, जिसमें वो कानून का उल्लंघन करते हैं, संविधान की अनदेखी करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, इसे मानना चाहिए कि एक न्याय की जीत है और इस जीत का असर अगर आगे चलकर राज्य सरकारों के रवैये पर पड़ता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत देर से आया है और ये आधा फैसला है। सिर्फ ये कह देना या मुआवजा दिलवा देना उन लोगों को काफ़ी नहीं है। उन अधिकारियों को, उन नेताओं को जो इस तरह के आदेश दे रहे थे या इस तरह के आदेशों पर का पालन कर रहे थे, जो बुलडोज़र चलवा रहे थे और जिन्होंने बुलडोज़र चलाए, वो सब इस मामले के दोषी हैं और उनको कोई दंड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ी खामी यही है कि वो दोष तो बता देता है और लेकिन उसका जो लॉजिकल एंड होना चाहिए वो नहीं होता है। यानी जो अपराध किया गया है, जो अपराध करने वाले हैं, उसे उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असंवैधानिक है और उसने उस पर रोक लगा दी। जिनको जहां से पैसे मिले थे उसकी लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने
जिन पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पैसे वसूले थे, लिए थे, ना तो उनको वापस करवाया और ना ही उनकी जांच करवाई कि क्या दबाव बना के पैसे लिए गए थे, क्या ईडी सीबीआई का इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके चंदा वसूला गया था, चंदा वसूली हुई थी। ये तो साबित कर चुके हैं, तमाम तरह के आंकड़े उपलब्ध हैं। तो ख़ास तौर पर चूँकि सरकार मोदी की थी तो उन्होंने इसको किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय चंद्रचूड़ साहब ने उसको रफा दफा कर दिया। एक दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जिसके बारे में उन्होंने कह दिया कि इस उद्धव की सरकार को बर्खास्त करके जो सरकार बनी वो अवैध थी, लेकिन उस अवैध को सरकार को भी वो उन्होंने बनाए रखा, उसको हटाया नहीं, बर्खास्त नहीं करवाया और ना ही उद्धव ठाकरे की सरकार को पुनर्स्थापित किया। चलिए मान लीजिए उद्धव ठाकरे की सरकार को पुनर्स्थापित करना मुश्किल था, क्योंकि उनके बहुत सारे विधायक टूटकर उधर जा चुके थे, लेकिन एक अवैध सरकार को कायम रखना ये तो और भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अवैधानिक काम किया है। और ये चंद्रचूड़ साहब की विद्वत्ता है जो इस पूरे फैसले में भी झलकती है, जो उन्होंने यहाँ भी इस तरह से किया। तो ये एक सिलसिला चला आ रहा है, तमाम जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आधे अधूरे फैसले आ रहे हैं, उसमें दंड नहीं दिया जा रहा है, न शासकों को न प्रशासकों को, दोनों ही मुक्त हो रहे हैं। इसलिए वो मनमानी कर लेते हैं, उन्हें पता है कि अंत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो भी दंड मुआवजा वगैरह होगा वो हो जाएगा, वो लीपापोती हो जाएगी। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे जो अधिकारी हैं या नेतागण हैं उनमें कोई खौफ का वातावरण नहीं बनेगा, उनमें डर पैदा नहीं होगा कि अगर हमने ये जो गाइडलाइंस है इनका उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उन पर अदालत की अवमानना का केस चलेगा, उनके ऊपर जुर्माना सीधे लग सकता है। ये उनके अंदर कोई भय पैदा करने वाला ये फैसला नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट को कानून का भय पैदा करना चाहिए लोगों पर, लोगों से ज़्यादा, नागरिकों से ज़्यादा शासन प्रशासन पर, क्योंकि उनके पास तमाम तरह की शक्तियाँ होती हैं और जिनका वो दुरुपयोग करते हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ संभल में जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी ताकत के भरोसे पर कर रहे हैं, ताकत के बल पर कर रहे हैं और तमाम तरह के अवैधानिक और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर कुछ करता नहीं है। करना चाहिए ऐसे मौके पर जब एक पूरा ऐसा विवाद खड़ा किया जा रहा है जिससे देश भर में वैमनस्य फैल रहा है, समुदायों के बीच में द्वेष पैदा हो रहा है और जो आगे चलकर हिंसा को जन्म दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस हद तक तो ठीक कही जा सकती है कि उसने मुआवजा लगा दिया, मुआवजा देने की बात कर दी, जिनके घर ढहाए गए हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या पता उनके घर 10 लाख के थे या 50 लाख के थे या 2 करोड़ के थे, मिलेगा उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा। अब ये मुआवजा किस तरह से तय किया गया है ये भी स्पष्ट नहीं है। एक फ्लैट रेट दे दिया गया है, जिसका छोटा मकान है, जिसका बड़ा है, जिसका मझोला है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो कायदे से होना तो ये चाहिए था कि उनके घरों को ढहाने से जो नुकसान हुआ है उसकी एक लागत पता की जाती कि अगर उन्हें दोबारा से घर बनाना होगा तो कितना खर्च आएगा और उसके बाद मुआवजे की राशि तय करनी चाहिए थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। इसीलिए बार बार कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट आधे अधूरे फैसले दे रहा है और उनका प्रभाव भी इसीलिए आधा अधूरा ही होगा। ठीक है कि बानगी हो गई कि ये गलत कार्रवाई थी, मुआवजा हो गया, लेकिन चूंकि ये कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए जो दूसरी अदालतें हैं वो इसको फॉलो करेंगी भी और नहीं भी करेंगी, या इसी तरह की लीपापोती करके हाथ झाड़कर किनारे खड़ी हो जाएंगी। और योगी सरकार को ये जो तमाचा लगा है इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तमाचे पहले भी उस पर लगते आए हैं। योगी सरकार बहुत बेशर्म सरकार है,
उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इस सब को भूल कर फिर कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे बुलडोजर्स अन्याय जाहिर होता हो। बिना बुलडोजर चलाए भी वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है उत्तर प्रदेश में जो कि एक तरह से बुलडोजर चलाने जैसा है। अल्पसंख्यकों को, अब मसलन आप देख लीजिए कि ईद के मौके पर आप नमाज सड़क पर नहीं पढ़ सकते हैं या अपनी छतों पर भी नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ेंगे तो आपके वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिए जाएंगे। ये धमकी क्या है? ये बुलडोजर है कि आप एक समुदाय को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जब सारे कांवड़िया सड़कों पर जाम लगाते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होती है। जब दूसरे धार्मिक समुदाय के लोग जुलूस जलसे निकालते हैं, सड़कों पर जाम लगता है, तब आपको चिंता नहीं होती। लेकिन मुस्लिम समुदाय अगर नमाज पढ़ता है और अपनी छत पर पढ़े तब भी दिक्कत है आपको। तो ये तो साफ दिख रहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं एक समुदाय को और उसे परेशान कर रहे हैं, उसको आतंकित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये बताता है कि इस सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। ये पहले साबित कर चुके हैं। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नाकाफ़ी भी है और सुप्रीम कोर्ट को अगर हो सके तो इस पर विचार करना चाहिए। अगर दोबारा इस तरह की घटनाएं, इस घटना के बाद भी अगर बुलडोजर कहीं चलते हैं तो ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्याय दरअसल इफ़ेक्टिव नहीं है और उसका उल्लंघन सरकारें कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।